तो सर कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना टॉपिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। जी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? अगर इनका मैं स्टैंडर्ड रेफरेंस आपको दूं तो जी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड इनका स्टैंडर्ड नंबर है IFRS 9। सर इसके अलावा भी इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सर इसके अलावा भी आपके पास कुछ स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं सर। किससे रिलेटेड? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। तो सर सिर्फ आपको फॉर द नॉलेज ये सारी बात पता होनी चाहिए, आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप स्टडी हब को रीड आउट करेंगे तो आप ऐसे देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको ये मिलेगा कि आपकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की क्लासिफिकेशंस, उनकी रिकग्निशन, उनकी फेयर वैल्यू चेंजेस और उनके डिस्क्लोजर्स के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। तो सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं वो IFRS 9 है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास IFRS 7 है, उसके बाद आता है जी IS 32, इसी तरह आपके पास IFRS 13। सर इसी के साथ आपके दो इफ्रिक आते हैं, इफ्रिक 16 और 19। तो सर आपके सिलेबस का पार्ट कौन से हैं जी? आपके सिलेबस का पार्ट है ये, ठीक है, और ये। तो मेनली आप जिस एरिया को देख रहे होगे वो IFRS 9 है जी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो हमारे लेक्चर्स का सीक्वेंस कुछ यूं हुआ करेगा कि हम हर IFRS को, हर स्टैंडर्ड को इस तरीके से डिवाइड करेंगे सर। किस तरीके से डिवाइड करेंगे कि हम कॉन्सेप्ट्स की बेसिस के ऊपर डिवाइड करेंगे। अपनी लेक्चर वीडियोस आपको पोर्टल पे कॉन्सेप्ट्स की सीक्वेंस के अंदर मिल रही होंगी कि एक चैप्टर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स है आप उनको कॉन्सेप्ट वाइज ब्रेक कर देंगे हम, और उनके एडवांस और बेसिक क्वेश्चन से हम उनको सॉर्ट आउट करते जाएंगे, ठीक है। तो सर ये आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए मैंने आपके लिए लिख दिया। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं जी सर। हमारा IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है सर? इन सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स में अगर आपसे कहूँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं सर जिससे क्या हो सर? ये कोई दही बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं सर। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है सर? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिससे एक पार्टी की बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, एक पार्टी की बुक्स के अंदर फाइनेंशियल एसेट क्रिएट हो जाए और दूसरी दूसरी पार्टी की बुक्स में या तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए या और या इक्विटी क्रिएट हो जाए। क्या क्रिएट हो जाए सर? इक्विटी, ठीक है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, ना वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी, ना वो फाइनेंशियल एसेट। तो कॉन्ट्रैक्ट इज द की वर्ड, ठीक है। तो अकाउंटिंग, यहाँ से एक बात याद आई कि अकाउंटिंग और लॉ के स्टूडेंट्स के लिए आज भी दुनिया में निभाए जाने वाली चीज़ों में कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले नंबर पे है। तो बाकी जो निभा निभी समझ रहे हैं उनके लिए वही चीज़ सबसे पहले नंबर पे है। तो जी स्टार्ट करते हैं हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो जी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? जैसे मैंने बताया कि एक कॉन्ट्रैक्ट, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ के स्टूडेंट्स और अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिससे एक पार्टी की बुक्स में सर फाइनेंशियल एसेट क्रिएट हो जाए और दूसरी पार्टी की बुक्स में फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए। सर अब अगर हम पढ़ लें कि फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या होती है, तो हमें समझ आ जाएगा कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। तो फाइनेंशियल एसेट क्या होता है सर? कैश, आपका कैश या बैंक, ठीक है, ये आपका क्या है? फाइनेंशियल एसेट। सर ये वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो आपके IFRS ने हमें प्रोवाइड की हुई है। तो आपने बेसिकली इस डेफिनेशन को अच्छे तरीके से याद रखना है कि आई हमारे फाइनेंशियल एसेट के अंदर कौन कौन सी चीज आती है और हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटी में कौन कौन सी चीज आती है। फर्दर आगे वीडियोस में हम इसको आहिस्ता आहिस्ता मजीद एक्सप्लेन करते जाएंगे तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकल एरिया को देख रहे हैं और बाद में हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से रिलेट करके अच्छे तरीके से समझते जाएंगे। तो सर आपने याद रखना फाइनेंशियल एसेट में कौन कौन सी चीजें आती हैं जी? हमारा कैश और बैंक, या सर आपका कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। सर आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कि आपको पैसे मिलेंगे, यानी सर ट्रेड रिसीवेबल, आपका ट्रेड रिसीवेबल, आपके पास एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कि आपको अगला बंदा पैसे देगा। आपने किसी को चीज सेल की तो आपने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया और सेल क्रेडिट की। तो सर आज पता लगा कि ट्रेड रिसीवेबल हमारा एक फाइनेंशियल एसेट है, क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पैसे मिलने हैं, ठीक है। अल्टीमेटली ऐसा रिसीवेबल जिसने कैश के अंदर जाके सेटल होना है तो वो सारे रिसीवेबल फाइनेंशियल एसेट होंगे। तो सर उसके बाद शेयर्स ऑफ एंटिटी, शेयर्स ऑफ अनदर एंटिटी, किसी और एंटिटी के शेयर्स। सर आपने किसी और एंटिटी के शेयर्स को परचेज किया हुआ है तो वो भी आपके क्या होंगे सर? फाइनेंशियल एसेट्स। वो क्या होंगे? फाइनेंशियल एसेट्स। और सर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स शायद आप में से कुछ लोग वाकिफ हों,
फ्यूचर या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को हम डेरिवेटिव्स कहते हैं सर। इसकी आगे जाके मैं फर्दर एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो सर फाइनेंशियल एसेट के अंदर कौन सी चीजें आती हैं? कैश बैंक, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, ऐसे सारे तमाम रिसीवेबल सर, जिन्होंने अल्टीमेटली किस में सेटल होना है? कैश के अंदर सेटल होना है सर। अगर मैं एग्जांपल्स दूं आपको, सर आपका कैश, आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है शेयर्स के अंदर, तो अल्टीमेटली आपको पैसे मिलने हैं ना सर। लेकिन डिविडेंड के केस के अंदर आपको डिविडेंड एक कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो नहीं होगा, मतलब कि आपने कॉन्ट्रैक्ट जरूर किया हुआ है कि हमने आपके परचेज कर लिए शेयर्स, लेकिन जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा तब आपका कॉन्ट्रेक्चुअल राइट अराइज होगा कि आपने पैसे मिलने हैं आपको, ठीक है। तो सर आपने बेसिकली याद रखना है कि आपके फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें फॉल करती हैं। तो सर यही 4 चीज़ें हैं जो आपके फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर फॉल करेंगी। अच्छा, तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश कौन-कौन से हो सकते हैं, कि मतलब ऐसे तमाम रिसीवेबल जिन्होंने अल्टीमेटली सेटल होना है किस चीज़ में? कैश में। तो सर लोन रिसीवेबल, अगर मैं यहाँ आपके लिए थोड़ी-सी एग्जांपल्स लिखूँ सर, एक तो हमने लिख ली ना सर ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में आपको क्या आना है? सर आपके लिए लिख देते हैं यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल। सर अल्टीमेटली आपको पैसे मिलने हैं, ठीक है। आपका कस्टमर आपको पैसे देके जाएगा सर, आप जब उधार पे चीज़ें बेच देते हैं सर। इसके अलावा आपने कोई लोन रिसीवेबल आपकी किताबों में, तो लोन रिसीवेबल भी अल्टीमेटली सर क्या होगा? लोन रिसीवेबल भी आपका अल्टीमेटली क्या होगा? कैश में सेटल होगा, ठीक है। सर कोई लीज़ रिसीवेबल है, लीज़ यानी आपने रेंट पे प्रॉपर्टी दी हुई है और उसके आपको रेंट आएगा सर, ये भी आपका स्टैंडर्ड सिलेबस में, सिलेबस का पार्ट है, तो आप आगे जाके इसको पढ़ेंगे। तो सर ऐसे तमाम रिसीवेबल जिन्होंने अल्टीमेटली आप किस चीज़ में सेटल होना है सर? कैश में। तो सर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, आपने बॉन्ड्स परचेज किए हैं किसी कंपनी के, तो सर अल्टीमेटली आपको इंटरेस्ट इनकम मिलनी है। सर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है शेयर के अंदर, सर आपको अल्टीमेटली क्या मिलना है सर? डिविडेंड मिलना है। सर अगर इसके बाद मैं आपसे पूछूं, क्या आपकी प्री पेमेंट्स हैं, जो आपने प्री पेमेंट्स की होती हैं सर, जो आपने प्री पेमेंट्स की होती हैं, क्या वो आपका फाइनेंशियल एसिड होता है? सर कोई एडवांस टैक्स आपने पे किया हुआ है, पहले से ही जाके आपने कोई एडवांस में टैक्स पे कर दिया, तो सर इसके अगेंस्ट कोई कैश मिलना है आपको फ्यूचर के अंदर? नहीं सर, आपने कोई प्री पेमेंट की हुई है तो इसके अगेंस्ट आपको फ्यूचर में सर्विसेज मिलेंगी, कोई कैश नहीं मिलेगा। आपका कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कि आपको सर्विसेज मिलेंगी। आपने जाके एडवांस में पैसे पे कर दिए किसी को कि भाई ये लो 100 रुपये पकड़ो, 1 साल बाद ना गर्मी आने वाले हैं तब मेरे पास पैसे नहीं होंगे, तो आप आके ना मेरी एसी की सर्विस कर जाना। तो क्या फ्यूचर के अंदर आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कि आपको पैसे मिलेंगे? नहीं सर, आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है टू रिसीव सर्विस। तो सर ये आपके फाइनेंशियल एसेट्स नहीं होंगे, ये फाइनेंशियल एसेट नहीं होंगे, तो ये याद रखना है आपने बात, ठीक है। अब अगर हम फाइनेंशियल लाइबिलिटी की तरफ आए, तो ये राइट टू रिसीव कैश था सर। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या है? ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपने फ्यूचर के अंदर कैश डिलीवर करना है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, या फिर आपने कोई फाइनेंशियल एसिड, आपने फाइनेंशियल एसिड देना है किसी अगली एंटिटी को, ठीक है, अपना कोई फाइनेंशियल एसिड दे देना है। तो सर ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश इसके आगे लिखे और अदर फाइनेंशियल एसिड, ठीक है, या डेरिवेटिव लाइबिलिटीज, जैसे हमने वहाँ डेरिवेटिव पढ़ी थी, यहाँ पे भी डेरिवेटिव लाइबिलिटीज होती है, वो भी आपकी लाइबिलिटी की हेड में फॉल करेंगी। अच्छा सर हमारा ट्रेड पेबल, तो अगर इसकी एग्जांपल्स लें तो हमारे पास क्या सर? ट्रेड पेबल। सर ट्रेड पेबल ने अल्टीमेटली किस चीज़ में सेटल होना होता है? यानी कि आपने फ्यूचर के अंदर पैसे देने होंगे ना जाके, जैसे वहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल आपने पैसे लेने थे, तो यहाँ पे अगर आपने पैसे देने हैं तो आपका एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है टू पे, टू पे कैश इन फ्यूचर। तो सर अगर मैं इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे लिखूँ बिल्कुल सामने, तो सर आपके जितने भी क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स यानी ट्रेड पेबल्स, जिसको आप पेबल भी कहते हो, तो सर ये क्या है? आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी। तो इसका मतलब आज तक हम जो ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल पढ़ते हैं वो फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे अंडर आईएफआरएस 9। जी सर ऐसे ही था, ठीक है। अब आप बड़े होते जा रहे हैं। तो इसके अलावा सर आपकी एक्रूड लाइबिलिटीज, एक्रूवल्स के अंदर आपने पढ़ी होंगी, जो आपने अल्टीमेटली कैश में सेटल करनी है सर फ्यूचर के अंदर। आपने सर कोई डिबेंचर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, डिबेंचर या बॉन्ड्स आपने इशू किए हैं,
डिबेंचर या बॉन्ड इशू किए मैं। सर इस केस में क्या था कि आपने इन्वेस्टमेंट की भी तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा था। यहाँ पे किसी और बंदे ने आपसे बॉन्ड्स खरीदे में आपको उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम थी और यहाँ पे क्या होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने कैश में ही पे करना होगा ना सर। तो ये क्या होगा फाइनेंशियल लायबिलिटी। इसके अलावा सर लीज लायबिलिटी, यानी कि कोई आपने रेंट पे प्रॉपर्टी ली हुई है सर, आपको रेंट देना पड़ेगा उसका, जो भी आपने उसके साथ एग्री किया होगा सर। तो एक एग्रीमेंट के थ्रू, एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपकी लीज लायबिलिटी जनरेट होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात आ गई बीच में। ठीक है, इन सारी सिचुएशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। जहां कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा सर, वहां पे आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट ही नहीं होगा। ये बात आपने याद रखनी है, आपके पेपर में वो पूछ सकता है। तो सर अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि कौन सी चीजें फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होंगी। सर टैक्स पेएबल, सर लेकिन इसने तो, आपने तो जाके फ्यूचर के अंदर पैसे देने हैं और तब तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। और आपका कॉन्ट्रेक्चुअल राइट भी है, हुकूमत तो आपसे ले लेगी आके पैसे कि आपने भाई टैक्स पे करना है। नहीं नहीं नहीं, आपका कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है आपकी, ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन का मतलब आप प्रॉफिट्स कमाएंगे और लीगली आप बाउंड है कि आपने ये टैक्स देना है। सर आप इस टैक्स को सेव भी तो कर सकते हैं ना, आप ना कमाएं प्रॉफिट्स। ठीक है, तो ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है आपकी। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, कोई आपने हुकूमत से जाके कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ कि हम आपको टैक्स देंगे, भाई ये आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है। इसके अलावा अनअर्नड इनकम्स, ठीक है, अनअर्नड इनकम्स, सर वो बंदा एडवांस में पैसे आपको पहले से दे गया। अनअर्नड इनकम का मतलब कोई पहले से आपको पैसे दे गया, अभी तक आपने कमाई नहीं, तो फ्यूचर में आप उसको पैसे दोगे नहीं सर, फ्यूचर में आपने उसको सर्विसेज देनी है। तो फ्यूचर में आपने उसको सर्विसेज देनी है, तो ऑब्लिगेशन किस चीज की आपके ऊपर, सर्विस देने की ऑब्लिगेशन है, कैश देने की ऑब्लिगेशन नहीं है। तो सर ये दोनों क्या होंगी फाइनेंशियल लाइबिलिटी, ये दोनों क्या होंगी फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं होंगी। तो सर इसका मतलब यहाँ से कोई ये ना समझ ले कि सर कोई भी पैसे अगर हमने गवर्नमेंट को देने हैं तो वो हमारे फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं होगी। नहीं सर, कुछ पैसे ऐसे होते हैं जो हमने गवर्नमेंट को देने हैं लेकिन वो फिर भी हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगी। मतलब कि किसी सप्लायर के बिहाफ पे, सप्लायर्स के बिहाफ पे आपने कोई पैसे देने हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। अगर आपने किसी सप्लायर या थर्ड पार्टी के बिहाफ पे पैसे देने हैं, किसी तीसरे बंदे ने कहा यार ये मेरे पैसे आप ना गवर्नमेंट को दे देना, तब आपके ऊपर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन आ गई है, आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाउंड हो गए हैं कि आपने गवर्नमेंट को जाके पैसे देने हैं। तो बस ये देख लेना कि कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप अल्टीमेटली फ्यूचर के अंदर पैसे दे रहे हो, या अपना ही कंपनी का कोई फाइनेंशियल एसेट उठा के दे रहे हो, ठीक है, या फिर कोई डेरिवेटिव दे रहे हो, डेरिवेटिव लाइबिलिटी। तो समझ आ गई होगी उम्मीद है आपको कि ये आपके फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या होती है। तो सर इनको यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं। वो कह रहा है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच गिव राइज टू बोथ फाइनेंशियल एसिड, या तो फाइनेंशियल एसिड राइट दोनों को देगा ये, मतलब गिव राइज किस चीज को देगा, फाइनेंशियल एसिड को, ऑफ वन एंटिटी एक एंटिटी की बुक्स में, एंड अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी ऑफ अनदर एंटिटी। एक एंटिटी की बुक्स में फाइनेंशियल एसिड और दूसरी एंटिटी की बुक में या तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी या तो इक्विटी। अब फाइनेंशियल एसिड क्या होता है सर, फाइनेंशियल एसिड हमने पढ़ा कि अभी कैश या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जिसको आप कह सकते हैं सर शेयर्स, ठीक है। और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, आपका कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और एन अदर फाइनेंशियल एसिड फ्रॉम द एंटिटी, किसी और एंटिटी का फाइनेंशियल एसिड आपके पास आना है तो ये भी आपका फाइनेंशियल एसिड है। और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक्सचेंज करने हैं दो कंपनीज ने, और अंडर द कंडीशन विच आर फेवरेबल, पोटेंशियली फेवरेबल, आपके लिए फेवरेबल होनी चाहिए सर ये कंडीशंस, ठीक है, मतलब आपके फायदे में जानी चाहिए। या सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स विच विल और मे सेटल इन एंटिटी ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसका मतलब सर कि ये डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव्स को आगे जाके हम वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन याद रखिएगा आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है ये, तो इसके ऊपर आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। समझ आ जाए तो ठीक है सर, नहीं तो आप एडवांस लेवल में जाके सीख लेंगे। तो सर राइटिंग और स्पेलिंग अपने अपने। तो सर फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या होती है, एनी लाइबिलिटी विच इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, आपके ऊपर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है सर किस चीज की, टू डिलीवर कैश या अदर फाइनेंशियल एसेट आपने डिलीवर करना है किसी और एंटिटी को, और टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद अनदर एंटिटी अंडर द कंडीशन दैट आर पोटेंशियली अनफेवरेबल, आपके लिए अनफेवरेबल होनी चाहिए, ठीक है, लाइबिलिटी का केस है, ठीक है। और सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स दैट विल बी सेटल्ड इन ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स यानी डेरिवेटिव लाइबिलिटीज सर। और सर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि आपने किसी कंपनी के क्या परचेज कर लिए सर शेयर्स, ठीक है, आपने किसी कंपनी के क्या परचेज कर लिए शेयर सर। अब वो कंपनी क्या करेगी, अगर उस कंपनी ने प्रॉफिट्स कमाए हैं सर, जितने भी प्रॉफिट्स कमाए हैं, लेट्स सपोज 100 के प्रॉफिट कमाए हैं और उसकी लाइबिलिटीज हैं,
40 की लायबिलिटीज़ हैं सर, तो अल्टीमेटली उसने जो प्रॉफ़िट है वो किसको देना है सर? ये 60 का प्रॉफ़िट किसका होगा सर? ओनर्स का। और ओनर्स कौन होंगे? जिसने शेयर परचेज़ किया होगा सर। तो एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट एविडेंस अ रेसिडुअल इंटरेस्ट यानी डिविडेंड मिलना है इन द एसेट्स ऑफ एन एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ इट्स लायबिलिटी माइनस करने के बाद जो भी आपको मिलना है वो ओनर्स का है और वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में आएगा। तो उम्मीद है सर यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाते हैं।